नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज के मेंस पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पेपर नंबर है 124107। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक पैसेज है हमारे पास, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये पैसेज जो है मेनली एक डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, जिसमें चाइना और यूएस का इन्वॉल्वमेंट है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑन अप्रैल 19 दैट इट हैड साइंड अ लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट विद द सोलोमन आइलैंड्स, इवोकिंग कंसर्न्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। चाइना ने सोलोमन आइलैंड नाम की एक जगह है, तो उनके साथ एक टाई अप किया है कि भाई हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आपत्ति जताई है। द एग्रीमेंट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड दैट चाइना हैज़ एग्रीड विद एनी कंट्री एंड अलाइंस इट्स एम्बिशंस टू प्ले अ सिक्योरिटी रोल इन द पैसिफिक। बेसिकली इससे पहले कभी भी चाइना ने किसी देश के साथ सिक्योरिटी से संबंधित कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो ऐसा पहली बार हुआ है। तो इसके पीछे कुछ न कुछ चाइना के इंटेंशन है, इरादे हैं, और कोई नेक इरादे नहीं है, ख़राब इरादा है। चाइना क्या करना चाह रहा है कि पैसिफिक ओशियन, जो प्रशांत महासागर है, उसमें अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है। तो ये जो सोलोमन आइलैंड है, ये बड़ी एक स्ट्रेटेजिक जगह है। तो अगर वहाँ पे चाइना पहुँच जाता है तो वो धीरे धीरे पैसिफिक ओशियन में अपना कंट्रोल बढ़ा सकता है। तो अपने इस फ़ायदे के लिए चाइना ने ये किया है। लेकिन अमेरिका भी, जो आप जानते हैं कि बेटा एक डेवलप्ड कंट्री है, बुद्धिमान देश है, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का साथ लेकर और इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करा दी कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। द फाइनल वर्जन हैज़ नॉट बीन मेड पब्लिक, बट अकॉर्डिंग टू अ ड्राफ्ट दैट वॉज लीक्ड लास्ट मंथ, it will pave the way for China to deploy its security forces there। अब सोलोमन आइलैंड से जब एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके अंदर भाई वो आइलैंड वाले चाइना से सिक्योरिटी मांगेंगे, तो चाइना वहाँ पर अपनी फोर्स यानी सेना को तैनात कर देगी। तो इनडायरेक्टली चाइना को वहाँ पर जो है पकड़ मिल जाएगी, होल्ड मिल जाएगी उस क्षेत्र में। आगे कह रहा है, द सोलोमन आइलैंड्स कैन रिक्वेस्ट पुलिस एंड मिलिट्री पर्सनल टू असिस्ट इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, while China can make ship visits and use its ports for logistics। अब सोलोमन आइलैंड जो है वो चाइना को सिक्योरिटी के हिसाब से उनकी सेना मांग सकता है, और बदले में चाइना क्या करेगा कि अपने जहाज़ वहाँ पे भेज सकता है, और वो जो उनके बंदरगाह है उनका उपयोग लेगा। आगे कह रहा है, दिस विल गिव चाइनाज वेसल्स ए स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड इन द पैसिफिक इन अ रीजन क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया एंड गुआम वेयर द यूएस हैज़ अ नेवल बेस। और इससे चाइना को उस क्षेत्र में एक पकड़ मिल जाएगी, और वहीं पर नज़दीक ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जगह है जहाँ पे अमेरिका ने अपना एक नेवल बेस बना रखा है। तो इनडायरेक्टली वो वहाँ से यूएस के उस नेवल बेस पर चाइनीज़ नज़र रख पाएंगे। तो ये उनका अल्टीमेट प्लान है। बोथ कंट्रीज अनसरप्राइजिंगली एक्सप्रेस कंसर्न विद वॉशिंगटन दिस वीक, इवन डिस्पैचिंग ए सीनियर ऑफिशियल एंड इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्बेल to the Solomon Island, who will take up the pact as well as plans to reopen the US embassy there। और अमेरिका ने वहाँ पर कर्ट कैम्बल नाम के एक प्रतिनिधि को भी भेज दिया है अपने, और कहा है कि बरसों से वहाँ पर अमेरिका की एक एम्बेसी थी जो बंद थी, अब उसको दोबारा उन्होंने चालू करने का प्रयास कर रहे हैं, मन बनाया है। चाइना क्वेश्चन द मोटिवेशंस ऑफ द विजिट, नथिंग दैट द एम्बेसी हैड बीन क्लोज्ड फॉर 29 ईयर्स बट द यूएस हैड नाउ टेकन अ सडन इंटरेस्ट। अब चाइना जो है बड़ा शातिर है, आपको जानते हैं आप। चाइना कह रहा है कि 29 साल से वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, उनकी एम्बेसी बंद पड़ी थी। अचानक से अमेरिका को वहाँ पर क्या रुचि जाग पड़ी कि वो वापस अपनी एम्बेसी वहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, द सिग्निफिकेंस ऑफ द पैक्ट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द इमीडिएट रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स इन द पैसिफिक। फॉर डिकेड्स चाइना इंसिस्टेड इट वुड नेवर ओपन ए मिलिट्री बेस अब्रॉड। देन इन 2017 the PLA put into use its first foreign base in Djibouti. The Solomon Islands government said that the agreement does not imply China will build a base there। दूसरा, अमेरिका भी कह रहा है कि भाई चाइना यहाँ पर आने के बाद उनका कोई
सहायता करने का मोटिव नहीं है, वो अपनी वहाँ पर बेस बनाएंगे, अपनी जो है फ़ौज वहाँ पे बढ़ाएंगे। तो चाइना ने कहा है कि भी वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। साथ ही साथ सोलोमन आइलैंड ने जो है उनकी इस बात का समर्थन किया है और कहा है कि भी उनका इरादा वहाँ पर कोई भी बेस बनाने का नहीं है। Chinese military planners have however made clear that further bases for its navy are in the works, with experts suggesting possible locations in Pakistan, Cambodia and Equatorial Guinea in the Atlantic। और चाइना की जो फौजी लीडरशिप है, उनके जो सैन्य अधिकारी हैं बड़े लेवल के, उन्होंने कहा है कि मेनली उनका जो लोकेशन है जहाँ पे वो बेस बना रहे हैं वो है पाकिस्तान, कंबोडिया और ग्विनिया नाम की जगह है, जो कि अटलांटिक ओशियन में है। उनका पैसिफिक ओशियन में कोई बेस बनाने का इरादा नहीं है। द पैक्ट डज हाउएवर रिलेट टू अ सेकंड की पिलर ऑफ चाइनाज avowed peaceful rise doctrine, which was as popularized by Panchsheel, or the 5 principles of peaceful coexistence, the non-interference in the internal affairs of other countries। साथ ही साथ चाइना ने इस चीज़ का हवाला दिया कि भाई वो पंचशील जो उनके सिद्धांत है उनमें विश्वास रखते हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करना उनका काम नहीं है और वो इस चीज़ में भरोसा नहीं करते। द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन अ फॉरेन कंट्री सर्टेनली डज नॉट स्क्वायर विद दैट आइडिया। हालांकि किसी दूसरे देश में अपनी सेना उतार देना, ये चीज़ चाइना कह रहा है कि हमारे विचारों से परे, हम केवल एक सहायता के उद्देश्य से सोलोमन आइलैंड के अंदर अपने फौजी भेज रहे हैं। China has already begun to do so elsewhere, albeit on a limited scale. Chinese media have mentioned China-Pakistan patrols in Pakistan-occupied Kashmir, while reports have suggested the deployment of security forces in Tajikistan near the Wakhan corridor that links Afghanistan and Xinjiang। और ये चीज़ सामने आई है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी पेट्रोलिंग करता है, और उन्होंने अपनी कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अफ़गानिस्तान और जिंजियान में भी भेज रखी है। चाइनाज पास्ट कमिटमेंट्स और मिलिट्री बेसिस एंड नॉन इंटरफेरेंस वर इंटेंडेड टू शो द वर्ल्ड बीजिंग वुड नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हेगमॉन, इट्स फेवर्ड टर्म टू डिस्क्राइब द US, बट दिस इज़ लेस ऑफ ए कंसर्न फॉर Xi Jinping, who has made clear his view that the East is rising and West declining, that China should be unabashed about moving to the center stage. The latest security pact is unlikely to be the last। और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं अपने Xi Jinping, उन्होंने कहा भी है कि भाई ईस्ट यानी जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और वेस्ट जो पश्चिमी देश हैं वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश ये होगी कि आने वाले समय में हम और भी इस तरीके के एग्रीमेंट साइन करें और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि पैसेज की सेंट्रल थीम क्या है। तो पैसेज की सेंट्रल थीम चाइना और सोलोमन आइलैंड के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा कि चाइना सिक्योरिटी पैक्ट विथ सोलोमन आइलैंड जो है ये मेन मुद्दा है इस पैसेज का। और साथ ही साथ इसमें ऐसा भी कहा है कि ये जो पैक्ट है ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और भी इस तरीके के पैक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सा इसमें से जो है हो सकता है गलत, नॉट करेक्ट, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कह रहा है चाइना सोलोमन आइलैंड पैक्ट फैसिलिटेट्स चाइना टू बिल्ड मिलिट्री बेस इन द आइलैंड। ये गलत है भाई, ऐसा तो US बोल रहा है कि वो वहाँ मिलिट्री बेस बनाएंगे, पैसेज में नहीं दिया हुआ है। उन्होंने कहा US मेड क्लियर टू इम्पोज सीवियर सैंक्शंस ओवर द सोलोमन आइलैंड्स फॉर इंगेजिंग विथ चाइना। ऐसा कुछ पैसेज में नहीं दिया हुआ है कि भाई वो सोलोमन आइलैंड ने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया है तो वो सोलोमन आइलैंड पे कुछ प्रतिबंध लगाएंगे, ऐसी कोई बात पैसेज में नहीं है, तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है US प्रीवियसली क्लोज्ड इट्स एम्बेसी इन द सोलोमन आइलैंड। बिल्कुल ठीक बात है, 29 साल से उनकी एम्बेसी वहाँ पर बंद है, जिसको अब उन्होंने दोबारा जो है शुरू करने का मन बनाया है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है।
तो नहीं करेक्ट है वो बतानी है, तो ये दोनों गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। आगे चलिए, अगला कह रहा है कि जो डिप्लॉयमेंट किया है सिक्योरिटी फोर्सेस का फॉरेन कंट्री में, वो किस विचार को सही नहीं ठहराता, लेखक के उद्देश्य से या वक्ता के उद्देश्य से। तो दूसरे देश के अंदर फोर्सेस अगर आप अपनी उतार देते हैं तो ये वाला जो फैक्ट है कि भाई दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखलअंदाजी नहीं करनी, उसका उल्लंघन हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि सोलोमन आइलैंड जो है उन्होंने चाइना के साथ पैक्ट साइन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ताकि वो चाइना से रिक्वेस्ट कर सके और उनकी फौजी और पुलिस की सहायता ले सके वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। एक और पैसेज आ गया है, ये जो पैसेज है मेनली एक माँ और उनके बेटों की है कहानी। कह रहा है द ईयरली फेस्टिवल वॉज क्लोज एट हैंड, जो साल में जो त्यौहार आता है क्लोज एट हैंड मतलब जल्द ही आने वाला था। द स्टोर रूम वॉज पैक्ड विद सिल्क फैब्रिक्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, क्ले बाउल्स फुल ऑफ स्वीट कर्ड एंड प्लेट्स फुल ऑफ स्वीट मीट्स। अब चूँकि त्यौहार है तो कह रहा है कि स्टोर जो था उसके अंदर सिल्क के कपड़े और गहने, मिट्टी के बर्तन जिनमें मीठा दही डिश है, और प्लेट्स फुल थी जो मीट बॉल्स या स्वीट मीट्स से जो है भरी हुई थी। द ऑर्डर्स हैड बीन प्लेस्ड विद शॉप्स वेल इन एडवांस, द मदर वॉज सेंडिंग आउट गिफ्ट्स टू एवरी वन। पहले से ही दुकान वालों ने ऑर्डर दे दिया था, तो स्टोर में सारा सामान जो है, मदर की बात हो रही है कि माँ ने तैयार करके रखा हुआ था और वो हर दुकान वाले को जो है गिफ्ट्स या जो भी उन्होंने बुक किया था वो भेज रही थी। द एल्डेस्ट सन, अ गवर्नमेंट सर्वेंट, लिव्ड विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन फार ऑफ लैंड्स। अब ये जो मदर की बात हुई है कि उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो एक सरकारी सेवा में है, सरकारी नौकर है, और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो है काफ़ी दूर वहाँ से रहता है। द सेकेंड सन हैड लेफ्ट होम एट एन अर्ली एज, एज अ मर्चेंट ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो छोटा बेटा, सेकेंड जो बेटा है उस महिला का, उसने एक बहुत छोटी उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। चूँकि वो एक व्यापारी है तो एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर अपना व्यापार करता है, अपना माल बेचता है। द अदर सन्स हैड स्प्लिट अप ओवर पैटी स्क्वेबल्स एंड दे नाउ लिव्ड इन होम्स ऑफ देयर ओन। और जो दूसरे बेटे थे उस महिला के, वो छोटी छोटी चीज़ों पे उनका झगड़ा हुआ होगा और उन्होंने घर छोड़ दिया और वो अब अलग अलग अपना जो है घर बनाकर रहते हैं। द रिलेटिव्स वर स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और सारे उनके जो सगे संबंधी है वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। हर घर में यही कहानी होती है, वही कहानी यहाँ पे चल रही है। दे रेयरली विजिटेड, और वे रिलेटिव्स अब दूर दूर रहते हैं तो वो कभी कभार ही आते हैं। द यंगेस्ट सन लेफ्ट इन द कंपनी ऑफ अ सर्वेंट वॉज सून बोर्ड, लेफ्ट हर एंड स्टूड एट द डोर ऑल डे लॉन्ग वेटिंग एंड वॉचिंग। और जो सबसे छोटा बेटा है महिला का, जिसको महिला ने, अब वो खुद तो काम कर रही है, तो उन्होंने एक नौकर के पास उसको छोड़ दिया था, और नौकर से वो थोड़ी देर में वहाँ पे बोर हो गया, और वो जो है दिन भर क्या करता, दरवाजे के पास खड़ा रहता और अपनी माँ को अंदर काम करते हुए देखता रहता। हिज मदर, thrilled and excited, loaded the presents on trays and plates, covered them with colorful handkerchiefs and sent them off with maids and servants। और उसकी माँ दिन भर क्या काम करती, ट्रेज के अंदर सामान जचाती, मिठाइयाँ वगैरह जचाती, फिर उनके ऊपर लाल कलर की रुमाल डालती और नौकरों से जो है उनको इधर उधर देने के लिए भेजती। द नेबर्स लुक्ड ऑन, और जो अपने पड़ोसी है वो इंतज़ार करते देखते इन चीज़ों का। द डे केम टू एन एंड, और इस तरह पूरा दिन जो है बीत गया। ऑल द प्रेजेंट्स हैड बीन सेंट ऑफ, सारे जो गिफ्ट्स थे, उपहार थे, वो भेज दिए गए थे। द चाइल्ड केम बैक इन टू द हाउस एंड डिजेक्टेडली सेड टू हिज मदर, माँ, यू गेव मी ए प्रेजेंट टू एवरी वन, बट यू डिड नॉट गिव मी एनी थिंग।
अब पूरा दिन बीत गया, सब वो उसकी जो मदर है उन्होंने बहुत सारे लोगों के गिफ्ट्स वगैरह दिए भेजे, दिन ख़त्म हो गया। तो वो जो छोटा बच्चा था, सबसे छोटा बेटा है, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आपने सबको गिफ्ट दिए लेकिन आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो हिज मदर लाफ्ड, आई हैव गिवन ऑल द गिफ्ट्स अवे टू एवरीवन, नाउ सी व्हाट्स लेफ्ट फॉर यू, शी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड। अब उसकी माँ जो है उसके अपने बेटे के इस प्रश्न पे मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि भाई मैंने सबको सारे गिफ्ट्स दे दिए, अब मेरे पास जो है वो क्या बचा है, तुम बचे हो। और माँ ने उसके माथे पर, उस बच्चे के माथे पे चूमा और कहा आगे, द चाइल्ड सेड इन ए टीयरफुल वॉइस, डोंट आई गेट अ गिफ्ट, यू विल गेट इट व्हेन यू गो फार अवे। अब वो बच्चा जो है वो, उसकी माँ ने उसको यहाँ चूमा और कहा कि भाई मतलब तुम बचे हो, ये बातें चल रही है। तो वो बच्चा जो है फिर से कहता है एक मतलब टीयरफुल वॉइस, मतलब रोने वाली सी आवाज़ में, कि क्या मुझे गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो उसकी माँ कहती है, यू विल गेट इट व्हेन यू गो फार अवे, कि तुम्हें वो तब मिलेगा जब तुम यहाँ से चले जाओगे। बट व्हेन आई एम क्लोज टू यू डोंट आई गेट समथिंग फ्रॉम योर ओन हैंड्स। तो बच्चा बोलता है कि भाई मैं यहाँ से चला जाऊँगा दूर तब तो मुझे मिलेगा, लेकिन क्या मुझे आपके हाथों से नहीं मिल सकता कोई उपहार, जबकि मैं यहाँ हूँ, आपके पास में हूँ। हिज मदर रीच्ड आउट हर आर्म्स एंड ड्रू हिम टू हर, दिस इज़ ऑल आई हैव इन माई ओन हैंड्स, इट इज़ द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल। अब उसकी माँ क्या करती है, अपने हाथ ऐसे फैलाती है और वो अपने सबसे छोटे बेटे को अपने नज़दीक लेती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है और उससे कहती है अपने बेटे से कि मेरे पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो तुम ही हो। ये बात उसकी माँ उसके कहती है। तो ये मेरे ख्याल में पैसेज अपना यहाँ कंप्लीट हो गया। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वुमन का जो दूसरा बेटा था वो ट्रैवल क्यों करता था। उसका काम ही ऐसा था, भाई व्यापारी था वो, तो उसका काम ऐसा था इसलिए उसको ट्रैवल करना पड़ता था, व्यापारी था ना वो। अगला कह रहा है कि वुमेन का जो सबसे बड़ा बेटा है उसने फेस्टिवल अटेंड क्यों नहीं किया था। पहला ऑप्शन उन्होंने कहा कि वो अपने छोटे भाई से उसके अच्छे संबंध नहीं थे। दूसरा कह रहा है कि उसने अपनी माँ से झगड़ा कर लिया था। तीसरा कह रहा है कि उसकी पत्नी ने जो है उसे घर वापस नहीं आने दिया था। ऐसी कोई बात पैसेज में है ही नहीं, कारण बताया ही नहीं था कि भाई बड़े बेटे ने क्यों अटेंड नहीं किया था, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड दी वुमेन प्रिपेयर फॉर द फेस्टिवल। वो महिला जो थी उसने त्यौहार के लिए कैसे तैयारी करी थी। पहला कह रहा है कि उसने महंगे गिफ्ट खरीदे थे बच्चों के लिए और पड़ोसियों के लिए। दूसरा कह रहा है उसने ऑर्डर किया था अपने सर्वेंट्स को कि वो मिठाइयाँ बनाए, भोजन बनाए। तीसरा कह रहा है कि उन्होंने शी मेड श्योर दैट हर यंगेस्ट चाइल्ड वाज लुक्ड आफ्टर वेल सो दैट ही वुड नॉट बी बोर्ड। तो देखो पहले और दूसरे की तो जानकारी है नहीं पैसेज में, ठीक है, और साथ ही साथ ना ही तीसरे की भी उन्होंने जानकारी दी है कि भाई यंगेस्ट चाइल्ड को जो है उन्होंने कहा कि उसका ध्यान रखा जाए ताकि वो जो है बोर नहीं हो। तो फेस्टिवल के लिए तैयारी इस प्रकार की ऐसी कोई बात वहाँ पर पैसेज में तैयारी के से संबंधित नहीं है। ये चीज़ें हैं पैसेज में, लेकिन ये सब करके उन्होंने फेस्टिवल की तैयारी की ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है 67 में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यंगेस्ट चाइल्ड जो है वो क्या करता था जब उसकी मदर बिज़ी हो जाती थी, तो वो क्या करता था, वो मीट या वो जो खाने का सामान है वो चुराने का इंतज़ार करता था। वो अपनी मदर को जो है प्रेजेंट देने के लिए परेशान करता था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी माँ का इंतज़ार करता और उसको देखता रहता। यही बात पैसेज में हुई है, तो ओनली थर्ड यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक और पैसेज आ गया दोस्तों यहाँ पे। ये पैसेज जो है वो कल्पना चावला से संबंधित है। कल्पना चावला आप जानते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री रही है, हिंदुस्तान से संबंध है उनका। कह रहा है कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। कल्पना चावला कह रही है कि जब उन्होंने हरियाणा में जन्म लिया था करनाल में, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अंतरिक्ष में जाएंगी, अंतरिक्ष की उड़ान भर पाएंगी। और उन्होंने कहा कि वे बहुत खुश थीं जब उनके माता पिता ने उन्होंने इंजीनियरिंग करने की परमिशन उन्हें दी थी और उन्होंने टैगोर स्कूल से जो है ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर,
शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जो है उन्होंने डिग्री ली और अपने पिता के खिलाफ, उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करें, लेकिन अपने पिता के खिलाफ जाकर उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है जिसके अंदर हम एरोप्लेन्स और स्पेस क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने, वो रुकी नहीं और मास्टर्स की डिग्री करने के लिए वो कहाँ चली गई, अमेरिका चली गई। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और फिर उसके बाद में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी भी करी। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कार्निवल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। और ये जो कल्पना चावला थी, ये पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने फ्लोरिडा के केप कार्निवल नामक जगह से स्पेस के लिए उड़ान भरी थी और सक्सेसफुल उड़ान रही। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। और कोलंबिया नाम के स्पेसक्राफ्ट में वो गई थी और उनका जो परिवार था वो वहाँ मौजूद था, उनके दोस्त थे, उन्होंने काफ़ी जो है सेलिब्रेट किया और तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया था जब वे कोलंबिया उस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन। कल्पना चावला जो थी उनका जन्म करनाल एक जगह है हरियाणा में, वहाँ पे हुआ था और वो जो है वास्तविकता में तो भारतीय थी परंतु यूएस की नागरिक बन गई थी जब उनकी शादी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन से हुई। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land aeroplanes, single-engine seaplanes and gliders. एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ कल्पना चावला जो थी उनके पास सिंगल इंजन, मल्टी इंजन और सिंगल इंजन सी प्लेन और ग्लाइडर्स चलाने का भी लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और उनके पास फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का भी सर्टिफिकेट था। After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program. पायलट के तौर पे अप्लाई करने के बाद कल्पना चावला रुकी नहीं और उन्होंने जो है नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहा। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, तो उन्हें सबसे पहले रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे नासा ने रख लिया। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में नासा ने उनको एस्ट्रोनॉट के तौर पर तैयार करने का फैसला किया और उन्हें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग देनी शुरू की। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them, and people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा होगा कि आप महिला होने के तौर पर यहाँ काम करके कैसा महसूस करती हैं, तो उन्होंने कहा कि जब भी मैंने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, मास्टर्स करी, तो कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ या मैं औरों से अलग हूँ या मैं दूसरे देश की हूँ, और जो है मुझे इस तरीके के भाव कभी महसूस नहीं हुए। और मुझे हमेशा मेरे साथ के लोगों ने साहस दिया और मैं हमेशा अपने सपनों के पीछे भागती रही, और मुझे खुशी है कि आज जो है मेरा सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। कल्पना चावला का जो पहला स्पेस मिशन था जिसमें वो स्पेस शटल कोलंबिया में गई थी, वो 15 दिन का था, 16 घंटे 34 मिनट, मतलब वहाँ पे अंतरिक्ष में उन्होंने 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट बिताए थे। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स ट्रैवलिंग 10.545 मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। और वहाँ पर जब कल्पना चावला गई थी पहली बार स्पेस में, तो उन्होंने 252 बार पृथ्वी के जो है
पास वो गई। 10.45 मिलियन किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया। जो उनके साथ जो एस्ट्रोनॉट और गए थे उनमें एक जापान का था और एक यूक्रेन का था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और जब वे गए थे स्पेस में तो उन्होंने वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए कि स्पेस में पौधे उगाने के लिए कुछ वहाँ पर पॉसिबिलिटी है क्या, धातुओं को और मजबूत बना सकते हैं क्या, कंप्यूटर की चिप्स कैसे तेज़ी से बना सकते हैं। इन चीज़ों पे उन्होंने वहाँ शोध भी किया था जिसमें $56 मिलियन का खर्चा आया था। आफ्टर आगे है, ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived, a journalist wrote। और जब 15 दिन के बाद वो जहाज़ वापस आ रहा था तो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आपको पता है कि वो क्रैश हो गया था, कल्पना चावला की डेथ हो गई थी। तो उस रात करनाल में कोई भी व्यक्ति सो नहीं पाया क्योंकि वो सब वेट कर रहे थे कि वही सही सलामत आ जाएगी, परंतु जो है ऐसा नहीं हो पाया। शी वॉज अ हीरोइन। It takes enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. और सबसे बड़ी बात है कि चलो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए। आप एक तरीके से इनसाइक्लोपीडिया होने चाहिए, गूगल की तरह होने चाहिए। आपकी हर सवाल का आपके पास जवाब है। आपको बायोलॉजी भी आनी चाहिए, आपको फिज़िक्स भी आनी चाहिए, आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए। हर तरीके से आप जो है जाबाज होने चाहिए। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। और हज़ारों करोड़ों हमारे जैसे आपके जैसे युवाओं के लिए कल्पना चावला जो है वो एक मोटिवेशन है, एक प्रेरणा है कि एक छोटे से गांव से निकलकर कैसे जो है उन्होंने अंतरिक्ष की बुलंदियों को छुआ। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, the path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get on into it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. तो उन्होंने छात्रों को संदेश दिया था कि वे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू कल्पना चावला, कि कल्पना चावला से संबंधित कौन सा बात सही है। शी वॉज बोर्न एट करनाल इन हरियाणा, बिल्कुल सही बात है। शी वॉज एन इंडियन बाई बर्थ, ये भी बिल्कुल ठीक है। शी बिकेम ए सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बाई मैरिज, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो डी सही हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है कि कल्पना चावला अमेरिका क्यों गई थी। यूएस गई थी मास्टर्स की डिग्री के लिए, यूएस गई थी शादी करने के लिए, यूएस गई थी बैचलर डिग्री करने के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, या फूड ग्रोथ चेक करने के लिए। तो कल्पना चावला अमेरिका क्यों गई थी, मास्टर्स की डिग्री करने गई थी भाई, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है कि व्हाट गेव कल्पना चावला द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला को किस चीज़ ने ये विचार दिया, ये आइडिया दिया कि वो एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं। अनप्रेसिडेंट स्पेस स्ट्रेटजी, हर सक्सेस एज अ पायलट गेव हर आइडिया दैट शी कैन बी एन एस्ट्रोनॉट। ये बिल्कुल ठीक बात है कि भाई वो पायलट बन गई थी, तो जब वो पायलट बन गई तो इनको ये आइडिया आया कि वो क्या बन सकती हैं, एस्ट्रोनॉट भी बन सकती हैं। तो ऑप्शन बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट एबिलिटीज़ मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव। एस्ट्रोनॉट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो एक तरीके का इंसाइक्लोपीडिया होना चाहिए, उसके पास सारा नॉलेज होना चाहिए। फिर ये कह रहा है कि उसको फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सुपर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए किसी चीज़ में। तो मेरे ख्याल में इसमें एक ही चीज़ की जो है हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि वो उनके पास नॉलेज होना चाहिए, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ पैसेज में नहीं बता रखी है। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है कल्पना चावला के
संदर्भ में। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज अबाउट 16 डेज लॉन्ग। 16 दिन लंबा था क्या? तो भाई अभी अभी पैसेज पढ़ के आए हैं, देख लो कितने दिन था। यहाँ पर लिखा है 15 दिन, तो 16 दिन कैसे हो जाएगा? तो 16 दिन नहीं होगा, तो ये चीज़ क्या है? गलत है, नॉट करेक्ट ही पूछ रहा है, तो ये गलत है। उसने कहा कि शी वेंट अराउंड द अर्थ 250 टाइम्स कवरिंग 10.5 मिलियन किलोमीटर्स, ये बात बिल्कुल सही है। द क्रू इंक्लूडेड ए जैपनीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, ये बात भी सही है। द क्रू डिड नॉट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, कि क्रू ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं किए थे, ये बात गलत है। क्रू ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। तो इन्होंने कहा कि कौन सा इसमें से गलत है, तो क्रू ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए थे, ये बात गलत है, उन्होंने परफॉर्म किए थे। ठीक है, तो ये बात भी गलत है और ये बात भी गलत है। तो यहाँ 16 डेज़ की जगह मेरे ख्याल में 15 डेज़ हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से फिर ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कर लेना आप। अगला देखते हैं। अब ये एक पैसेज आ गया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को करने का तरीका क्या है? इसको पूरा पढ़ेंगे और जो सही होगा वो अपन ऑप्शन में डालेंगे। कह रहा है 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स दैट इज फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ऑफ सोशल मीडिया डैश ग्रेट डैमेज अपॉन यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ। कि ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमारे नौजवान हैं उनके मस्तिष्क पे बहुत बुरा असर डालती है। दीज 4 platforms have a negative effect because they can dash children's and young people's body image, worries and worsen bullying, sleep problems, anxiety, depression and loneliness। ये सारी चीज़ें क्यों ख़राब है? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने किसी के बारे में कुछ लिख दिया, किसी को कोई ऐसा कमेंट दे दिया जिससे उसको तकलीफ़ हो गई, बुरा लग गया, तो वे सारी चीज़ें जो है वो नौजवान लोगों के दिमाग पे बहुत बुरा असर डालती है और इसकी वजह से उनको डिप्रेशन, नींद नहीं आने जैसी प्रॉब्लम्स होती है। कह रहा है दी फाइंडिंग्स फॉलो ग्रोइंग डैश अमंग पॉलिटिशियंस, हेल्थ बॉडीज, डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स अबाउट यंग पीपल सफरिंग हार्म एज अ रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया डैश फीलिंग्स ऑफ सेल्फ लोथिंग एंड लोडिंग देम टू कमिट सुसाइड। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि सोशल मीडिया पे लोगों को ट्रोल करना, उनको बुरा बुरा बोलना, इससे कई बार भी इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि वे आत्महत्या भी कर लेते हैं। However, the leader of the UK psychiatrist said these findings were too simplistic and they dash blamed social media for the complex reasons why the mental health of so many young people is suffering। हालांकि लोगों ने कहा कि भाई कई जगह बढ़ा चढ़ा कर भी सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बताया जा रहा है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाना चाहिए कि किसी के बारे में हम कोई ऐसी बात ना कहें जिससे उसको तकलीफ़ हो। पहला ऑप्शन है कि 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स दैट इज़ फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे वो चीज़ डालना, तो वो डैमेज करती हैं यंग लोगों की मेंटल हेल्थ को। उसके बाद में अपना जो अगला है, कह रहा है दीज 4 प्लेटफॉर्म्स हैव ए नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज दे कैन एक्सरबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब करना, तो वो लोगों की मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है, नौजवानों की। अगला है कि स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। द फाइंडिंग्स फॉलो ग्रोइंग कंसर्न, लगातार जो है चिंता बढ़ती जा रही है लोगों के लिए। एंड यंग पीपल सफरिंग हार्म एज ए रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया री-इन्फोर्सिंग, सोशल मीडिया जो है वो लगातार दबाव बनाती जा रही है, री-इन्फोर्स कर रही है फीलिंग सेल्फ लोथिंग की। यूके के जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने कहा दीज फाइंडिंग्स वर टू सिंपलिस्टिक्स एंड दे अनफेयरली ब्लेम्ड सोशल मीडिया, और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को कई जगह जो है बिना किसी बात के भी जो है ब्लेम किया जाता है, हर बार सोशल मीडिया की वजह से ही ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको वो बताना है कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन डी है दोस्तों, परसीवेरेंस। इसमें यहाँ पर ए आएगा। परसीवेरेंस का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, करेक्ट स्पेलिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से अगेन अपने को करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ बताना या उसको जो है उस चीज़ के बारे में जो है जानकारी दे देना। तो यहाँ पर अगर अपन देखें
तो ऑप्शन बी और सी दोनों जगह सेम स्पेलिंग आपको नज़र आ रही है। तो अगर आप इसको ठीक मानते हैं तो यहाँ पर एक काम कर लीजिए, डबल डी कर लीजिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो इसमें अपने को जो है यहाँ पर देखना है। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको पहले भी बता रखी है पैराजंबल की। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉपर नाउन को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? प्रॉपर नाउन को। तो प्रॉपर नाउन यहाँ पर कहाँ पर है? मैनी हिल्स से चलेगा। कहाँ से चलेगा? मैनी ईयर्स से चलेगा। तो ऑप्शन बी से शुरू करेंगे, आर से, कि बहुत साल पहले जो है काटस्किल नाम के जो पहाड़ हैं उनकी जड़ों में एक गांव था। फिर टी आ जाएगा कि उस गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था रिप वैन विंकल। फिर एस आ जाएगा कि वो जो है अच्छा था और हर व्यक्ति की मदद करता था। फिर पी आ जाएगा कि हर गांव में हर व्यक्ति उसको चाहता था, पसंद करता था। अंत में क्यों आ जाएगा कि वो गांव के लोगों को जो है वो बहुत प्यार करता था, बच्चों को पतंग उड़ाता था उनके साथ और उनके साथ घूमता फिरता था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगेन एक पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया। इसके लिए मैंने पहले भी आपको ट्रिक बताई है कि इसमें जो है हमें प्रॉपर नाउन को ढूंढना है। तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है बांग्लादेश की, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ से शुरुआत होगी पी से, तो पी से शुरुआत होगी। फिर आर आ जाएगा कि जो है उन्होंने 2023 के इलेक्शंस के अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दी थी शेख हसीना ने। फिर टी आ जाएगी कि पिछले मंथ जब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमिन ने उनके बारे में थोड़ी आलोचनात्मक बातें करी, तो उनको जो है वो अपने टूर पर भारत साथ लेकर नहीं आई। फिर क्यू आ जाएगा कि इंडिया जो है उसको ये आश्वस्त करना चाहिए शेख हसीना को कि वो ऐसी कोई बात ना करें जिससे भारत और बांग्लादेश का नुकसान हो। और फिर अंत में ऐसा जाएगा और उस मिनिस्टर को जो है शेख हसीना अपने साथ लेकर हिंदुस्तान नहीं आई थी। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अगला करेक्ट एक्टिव पैसिव बताइए। उन्होंने कहा ही मेड अस वर्क, तो ही मेड अस वर्क, तो वी वर मेड टू वर्क बाय हिम आ जाएगा, क्योंकि भाई सेकंड फॉर्म है ना। तो सेकंड फॉर्म को अपन पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर वॉज वर्क के साथ क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ही मेड अस वर्क, तो वी वर मेड टू वर्क बाय हिम, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। 84 देखो, उन्होंने कहा लियो टॉल्स्टॉय रोट वॉर एंड पीस, तो इसको अपने को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अपन इसको लिख सकते हैं वॉर एंड पीस वॉज रिटन। वॉज रिटन क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म लगी हुई है राइट की, तो पैसिव में जाएगा सेकंड फॉर्म, तो वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म आता है, यही स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर कहाँ पर था? ये ऑप्शन था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिव पैसिव से संबंधित है। रीता रेस्क्यूड 3 पपीज, अगेन सेकंड फॉर्म है रेस्क्यूड। तो जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म, तो वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म देखो कहाँ पर है, ये रहा वर रेस्क्यूड। तो ऑप्शन सी जो है अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों जो थे पास्ट सिंपल के एक्टिव वॉइस थे, पैसिव वॉइस में चेंज किया वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म। अगला देखो, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है कि मिसेस शंकर सेड आई नो व्हाट इट इज़ टू बी डिप्रेस्ड। तो मिसेस शंकर सैड जो है वो नो चेंज रहता है, तो सैड दैट शी, अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल चेंजेस टू पास्ट सिंपल, तो शी न्यू। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 देखिए, अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। कह रहा है हु नो दे हैड आस्क्ड विल लिसन टू आवर ट्रबल्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द क्रोकोडाइल्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अपन जाते हैं तो विल को वुड में चेंज करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो विल जो है वुड में कहाँ कहाँ चेंज हुआ है? बी और सी में ही चेंज हुआ है, तो इसी में से कोई अपना आंसर होगा। तो बी में उन्होंने कहा दे हैड वांटेड अस टू नो हु वुड लिसन टू देयर ट्रबल्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम क्रोकोडाइल्स। सी में कहा है दे हैड वांटेड टू नो हु देन वुड लिसन टू देयर ट्रबल्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द क्रोकोडाइल्स। तो हु देन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, हु वुड होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हु वुड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 88 में अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया। मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंसेस। तो मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंसेस।
तो यहाँ पे वॉज अपने को दिया गया है, तो अपने को इसको चेक करना है कि कहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल जो है वही पास्ट सिंपल में जाता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो आपको दे रखा है पास्ट सिंपल में, तो एक डायरेक्ट स्पीच किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट यहाँ पर कौन सा है, तो गंगू आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मोती। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 में देखिए कह रहा है बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ये शब्दों से किसी पे आक्रमण करना या उसके बारे में कुछ बुला भला बोलना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को डायएट्राइब बोला जाता है दोस्तों। कोई भी ऐसा भाषण जिसके अंदर हम लोग गलत शब्दावली का प्रयोग करते हैं उसको डायएट्राइब बोला जाता है। अगला कह रहा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन स्टडीज द स्किन इट्स स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड डिजीजेज, त्वचा से संबंधित जो अध्ययन करता है या जो इलाज वगैरह करता है तो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, वन हु ब्रेक्स द लॉ, कानून तोड़ने वाले को या कानून उल्लंघन करने वाले को क्या बोला जाता है, तो उसको ट्रांसजेसर बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, ट्रांसजेसर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला मुहावरा आ गया गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है कि शुरुआत से किसी चीज़ को पुनः प्रारंभ करना, टू स्टार्ट प्लानिंग समथिंग अगेन बिकॉज द फर्स्ट प्लान फेल्ड। अगला जो अपना है वो है सिल्वर लाइनिंग। तो सिल्वर लाइनिंग जो मुहावरा है इसका मतलब होता है उम्मीद की किरण, तो ग्लिमर ऑफ होप, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अगला मुहावरा है क्विर द पिच। क्विर द पिच का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा अपन यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। क्वियर द पिच जो है दोस्तों अगेन ये एक ईडियम है, मुहावरा है, तो इसका आंसर अपने को निकालने का प्रयास करना है। तो क्वियर द पिच का मतलब होता है दोस्तों चीज़ों को खराब कर देना, चीज़ों को क्या कर देना, खराब कर देना। तो टू रूइन स्पॉइल और अंडरमाइन वंस एफर्ट्स प्लान्स और आइडियाज़, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव जो है दोस्तों इसका अपोजिट बताना है। तो पेजोरेटिव का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेजिंग, प्रशंसा करना। अगला जो है वो है एक्सरबेट। एक्सरबेट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को ख़राब करना, किसी चीज़ को ख़राब करना। तो अपोजिट बताना है, तो किसी चीज़ को इम्प्रूव करना यानी कि सुधारना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना यानी कि सुधारना। अगला 97 देखो ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है दोस्तों विजय, विक्ट्री। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, विक्ट्री, विजय यानी कि जीत। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रीवेल हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों टेस्टीमनी। टेस्टीमनी जो है इसका मतलब क्या होता है, टेस्टीमनी का मतलब होता है दोस्तों सबूत। तो यहाँ पर अपने को पर्यायवाची बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, आई प्रीफर टू राइड देन टू वॉक। तो टू राइड देन टू वॉक ये पूरा अंडरलाइंड है, तो ये हो जाएगा आई प्रीफर राइडिंग टू वॉकिंग, ऑप्शन ए जो है ये अपना करेक्ट आंसर है। अगला है द टीचर वॉज एंग्री एट हिज स्टूडेंट। तो एंग्री एट गलत होता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से नाराज़ होता है तो उस केस में एंग्री के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, विथ, पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी परिस्थिति पर नाराज़ होते तो एंग्री के साथ क्या आ जाता, एट आ जाता। अगला जो है एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि जो दोनों बहनें हैं वो एक दूसरे पर चिल्ला रही थी पब्लिक में। तो दो के लिए वन अनदर नहीं आता है, दो के लिए कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है, ईच अदर। अगर यहाँ पर तीन बहनों की बात हो रही होती तो हम लोग कौन से रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ कर लेते, वन अनदर। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विद अ गुड लाइन एंड लेंथ द स्पिनर्स वर एबल टू पैक द बैट्समैन डाउन। तो ये बिल्कुल ठीक है कि एक अच्छी लाइन एंड लेंथ से जो स्पिनर हैं उन्होंने बैट्समैन्स को जो है काबू में कर लिया था। अगला कह रहा है द कॉलेज इज़ रनिंग इट्स कंप्यूटर कोर्स सिंस। देखो सिंस और फॉर के साथ जब भी टाइम आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो हैज़ बीन रनिंग होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ बीन रनिंग आ जाएगा। कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर ए रिंग।
तो यहाँ पे रिंग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उससे पहले आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का उपयोग किया जाएगा। सी पार्ट में यहाँ पर एरर है। इसी के साथ दोस्तों अंतिम प्रश्न आ गया है हमारी स्क्रीन पर, कह रहा है नाइदर रमेश नो राजेंद्र हैज़ डन देयर वर्क। देखिए नाइदर नॉर से जब दो कर्ता जोड़ते हैं तो जो भी वर्ब होती है, पजेसिव होता है, वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, तो राजेंद्र सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब है, लेकिन यहाँ आपने पजेसिव प्लूरल लगा दिया तो ये गलत हो गया। राजेंद्र के लिए कौन सा पजेसिव आ जाएगा, हीज, तो पार्ट सी में यहाँ पर एरर था। तो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर सॉल्यूशन अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।